औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4, यूनिट नंबर 4, KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर इन्वेस्टर एंड शेयर होल्डर्स वैल्यू। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर इन्वेस्टर, कि इन्वेस्टर के लिए कौन से फैक्टर्स होंगे जिनकी बुनियाद पर इन्वेस्टर अपनी कंपनी के अंदर या किसी भी कंपनी के अंदर अपनी कंपनी के शेयर्स ख़रीद कर इन्वेस्ट कर सकेगा। तो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास ये डिस्कशन रहेगी। तो देखें, लर्निंग आउटकम में सबसे पहले लिखा अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड देयर राइट्स एंड बेनिफिट्स इन पब्लिक लिस्टेड कंपनी। पब्लिक लिस्टेड कंपनी के अंदर का शेयर होल्डर्स की कितनी टाइप्स हैं और कौन से उनको राइट्स हासिल होंगे, ये हम देखेंगे। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर। शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो किस नौइयत का होगा, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ अंडरस्टैंड द एजेंसी प्रॉब्लम्स। अगर हम शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर के दरमियान कोई इंफॉर्मेशन की मिस यूज़ हुआ है या कोई झगड़ा पैदा हो गया तो इसको हम कहेंगे एजेंसी प्रॉब्लम्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर के दरमियान। एक्सप्लेन डिविडेंड्स व्हेन दे आर पेड एंड रेलिवेंट पॉलिसीज़, कि कंपनीज जो है साल के बाद बिजनेस करने के बाद अपने शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट देंगी उसको डिविडेंड कहेंगे, डिविडेंड देंगे। और किस तरह ये रेलिवेंट होगा और किस तरह हम पे किया जाएगा। कैलकुलेट एंड एनालाइज ट्रेडिशनल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर इन्वेस्टर। हम तो कैलकुलेशन करेंगे और फिर एनालिसिस करेंगे कि इस चीज़ का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर इन्वेस्टर के वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पर एक इन्वेस्टर एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है या नहीं करेगा, या उसको कैसे डिसीजन लेना होगा। तो कुछ अकाउंटिंग रेशोज़ हैं जिन रेशोज़ को हम अप्लाई करेंगे तो हम पता कर लेंगे, मालूम कर लेंगे कि कैलकुलेट एंड एनालाइज द ट्रेडिशनल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर इन्वेस्टर कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिखा अंडर द इकोनॉमिक वैल्यू एडिड एंड रेलिवेंट स्ट्रेटजी पॉलिसीज टू द मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, कि शेयर होल्डर जो है कंपनी में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया वो अपनी इकोनॉमिक वेल्थ को किस तरह इंक्रीज़ करेंगे। इकोनॉमिक वैल्यू एडिड का मतलब ये होगा कि वो अपनी वैल्यूज़ को किस तरह अपने बिज़नेस के अंदर परफॉर्म करेंगे कि उनकी वैल्यूज़ वर्थ और शेयर्स और प्रॉफिट बिज़नेस का इंक्रीज़ होता रहे। नेक्स्ट हम शेयर होल्डर्स देखेंगे कौन होते हैं। लिखा हुआ है शेयर होल्डर इज़ ए पर्सन और इंस्टीट्यूशन दैट ओन शेयर्स इन द कंपनी। ऐसा शख्स या ऐसी इदारा जिसने कंपनी में शेयर्स खरीदे होंगे वो शेयर होल्डर कहलाएगा। द कैपिटल रेज थ्रू शेयर्स इशूड पर रिप्रेजेंट्स ए सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग फॉर कंपनीज। कंपनी के लिए ये एक्सटर्नल फाइनेंसिंग सोर्स होता है जो कंपनी के शेयर खरीद कर कंपनी के सरमाए में इजाफा करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है शेयर होल्डर्स आर द सब्जेक्ट टू अनलिमिटेड कैपिटल गेंस बट देयर लॉस इज़ लिमिटेड टू अमाउंट इन्वेस्टेड इन द कंपनीज, ठीक है। डाउन साइज रिस्क इज़ लिमिटेड। तो ये यहाँ पे एक ना लिखा हुआ है कि शेयर होल्डर का जो होता है वो कंपनी के अंदर अनलिमिटेड उसका कैपिटल गेन होता है, जबकि लॉस उसको जो होता है वो उसने जितनी रकम इन्वेस्ट की उसके मुताबिक बर्दाश्त करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बेसिकली बताया गया है कि लिमिटेड जो अनलिमिटेड लायबिलिटी के को डिफाइन किया गया। बिजनेसमैन जो शेयर होल्डर है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर लिखा हुआ शेयर्स में रिसीव डिविडेंड, शेयर होल्डर में भी रिसीव डिविडेंड एज रेजुअल क्लेम ऑन द फर्म्स प्रॉफिट, कि शेयर होल्डर जो है वो साल के इख्तिताम पर डिविडेंड वसूल करते हैं और जो प्रॉफिट कंपनी को बच जाता है या मिल होता है उसके ऊपर वो अपना क्लेम भी कर सकते हैं कि कंपनी उनको ज़िम्मेदार है कि अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे, ठीक है। नेक्स्ट डिविडेंड की डेफिनेशन लिखी हुई है। डिविडेंड जो है डिविडेंड इज़ ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पोर्शन ऑफ ए कंपनीज प्रॉफिट टू शेयर होल्डर। डिविडेंड एक वो हिस्सा होता है प्रॉफिट का जो अपने शेयर होल्डर्स को डिवाइड किया जाता है। कंपनी को मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए अगर मुनाफा हुआ तो 1 लाख में से कंपनी ने बहुत सारे रिजर्व में कुछ पैसे भेज दिए, कुछ फंड में डाल दिए, कुछ आप कंपनी ने जो है वो कर्ज की अदायगी में पे कर दिए। एंड पे जो प्रॉफिट बच जाएगा वो प्रॉफिट जो अपने शेयर होल्डर को डिवाइड करेंगे। इसलिए लिखा हुआ है कि अ डिविडेंड इज़ ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पोर्शन ऑफ ए कंपनीज प्रॉफिट टू इट्स शेयर होल्डर के। डिविडेंड प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो शेयर होल्डर को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है डिविडेंड पे आउट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द रिटेन अर्निंग रिप्रेजेंट इन द कंपनी इक्विटी अकाउंट्स। कंपनी की इक्विटी सेक्शन के अंदर रिटेन अर्निंग शो की जाती है। ये डिविडेंड जब आप अदा करते हैं तो इससे आपकी डिविडेंड पे आउट आपकी रिटेन अर्निंग को रिड्यूस करता है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है कंपनीज कैन डिसाइड ऑन देयर शेयर होल्डर्स पॉलिसी। लार्ज कंपनीज टिपिकली हैव ए क्लियर एंड कंसिस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी। हर कंपनी की एक पॉलिसी होती है शेयर होल्डर्स की, जिसकी बुनियाद पर वो शेयर्स डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है शेयर होल्डर्स आर ऑफ्टन पेड एन एनुअल डिविडेंड टू टू पार्ट। शेयर होल्डर को अमूमन 2 हिस्सों में डिविडेंड दिया जाता है, इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। साल के दौरान अगर डिविडेंड दिया जाए तो इंटरिम डिविडेंड होता है एंड फाइनल डिविडेंड होता है अगर साल के इख्तिताम पर दिया जाए डिविडेंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है डिविडेंड आर नॉट डिडक्टेबल, देयर अप्लाइज टू बोथ प्रेफरेंस एंड ऑर्डिनरी शेयर्स डिविडेंड। डिविडेंड जो है वो नॉट टैक्स डिडक्टेबल होता है कि उसके ऊपर टैक्स नहीं अप्लाई किया जाता, बल्कि डिविडेंड दोनों को दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो चाहे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर हो, कॉमन शेयर होल्डर हो या प्रेफर्ड शेयर होल्डर हो, इन दोनों को डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अहम बात यह है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले डिविडेंड दिया जाता है और बाकी जो बच जाता है वो हम ऑर्डिनरी शेयर होल्डर या कॉमन शेयर होल्डर वाले को डिविडेंड देती हैं। ये कंपनी की पॉलिसी होती है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा है टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले लिखा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, वो शेयर होल्डर जिनको कंपनी में अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो तो प्रॉफिट या लॉस होने के बावजूद भी कंपनी इनको डिविडेंड देगी। नेक्स्ट कंपनी के पास जो शेयर होल्डर हैं वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर हैं। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वो होंगे कि कंपनियों को अगर प्रॉफिट हुआ है तो उनको प्रॉफिट मिलेगा, अगर कंपनी को लॉस हो गया तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वालों को प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कुछ उन्होंने एंटिटीज़ बताई हुई हैं, ये आपने पढ़ ली कि उनकी कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं। इसी तरह ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वाले की कुछ करैक्टरिस्टिक्स बताई, तो ये आपने पढ़ लेनी है कि ये कौन कौन सी दी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द रिलेशनशिप बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर। रिलेशनशिप जो शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर के दरमियान होता है वो लिखा हुआ शेयर होल्डर्स वोट ऑन द अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर टू मैनेज द कंपनीज देयर बिहाफ। शेयर होल्डर को यह हक हासिल होता है कि वो अपने बिहाफ के ऊपर डायरेक्टर को ख़त्म भी कर सकते हैं और उसको अपॉइंट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा द डायरेक्टर्स आर द अकाउंटेबल फॉर द कंपनीज एसेट एंड मस्ट प्रीपेयर रेगुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और शेयर होल्डर्स के डायरेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि एक तो वो कंपनी के एसेट्स के ऊपर की अकाउंटेबिलिटी में शो करेंगे कि अपना जवाबदेही देंगे, और दूसरा वो रेगुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आगे आ जाएंगी, वो आप देख लेंगे कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो तैयार करती हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ शेयर होल्डर्स अपॉइंट ऑडिटर टू इन्वेस्टिगेट द रिपोर्ट। शेयर होल्डर को हक है कि वो अपना एक ऑडिटर अपॉइंट करें ताकि हमारे जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने अगर कोई बेजलमेंट की है या इम्बेजलमेंट किया या मिस यूज़ किया इस सच का, तो वो उनको पूछ सकते हैं कि किस तरह आपने यहाँ पे अकाउंट्स में खुर्द बुर्द की है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे एक पिक्चर बनी है कि जिसमें लिखा हुआ है कि डायरेक्टर और शेयर होल्डर और ऑडिटर के दरमियान कौन सा हमारे पास रिलेशन होता है, ठीक है। इसको आपने देख लेना। मसलन यहाँ पे लिखा हुआ है कि शेयर होल्डर्स ही इलेक्ट करके डायरेक्टर बनेंगे और डायरेक्टर्स जो है वो शेयर होल्डर्स में बनाए जाएंगे। ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो शेयर होल्डर के कहने पर डायरेक्टर्स की अकाउंट्स को चेक करे और रिपोर्ट्स फाइनल तैयार करे, ठीक है। एजेंसी प्रॉब्लम वो आपको पहले बताया द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर एज ए रिजल्ट ऑफ इंफॉर्मेशन असमेट्री बिटवीन दीज पार्टीज़। कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर कोई दोनों के दरमियान शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हो गया तो उसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास एजेंसी प्रॉब्लम्स का सहारा लिया जाता है और एजेंसी प्रॉब्लम्स को हल किया जाता है ताकि बिजनेस में बेहतरी आ सके। शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो सबसे अहम बात कि शेयर होल्डर की जो इन्वेस्ट करदा रकम है उसको मैक्सिमाइज हमने करना है, ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि उसके बंदा जो लोग हैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते रहें। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज़ टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो बिज़नेस का ये कि शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज़ किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए प्रॉफिट की शक्ल में और इन्वेस्टर की शक्ल में, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है बिजनेस एग्जिस्ट टू रेज फंड फॉर इन्वेस्टर एंड टू यूज़ दोज फंड्स टू मेक द इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट वेल्थ। तो बिज़नेस जो है वो इसलिए अपने फंड्स रेज करता है कि ताकि इन्वेस्टर उसके अंदर पैसे इन्वेस्ट कर सके और अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ कर सके। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है कि शेयर होल्डर्स के पास 2 ऑप्शन होते हैं, इंक्रीज़ इन डिविडेंड पेमेंट, कि एक तो डिविडेंड को इजाफा होता रहे उसके अंदर, और दूसरा शेयर होल्डर इंक्रीज़ इन द शेयर वैल्यू प्राइस, और शेयर की प्राइस में इजाफा होता रहे। तो 2 चीज़ों के लिए शेयर होल्डर्स जो है वो हर वक्त जो है बिज़नेस में इन्वेस्ट करता है, एक तो उनको डिविडेंड मिलता रहे, दूसरा उसकी पर शेयर की वैल्यू इंक्रीज़ होती रहे। नेक्स्ट लिखा हुआ है की फैक्टर्स फॉर द इन्वेस्टर रेशो। अब यहाँ हमारे पास कुछ रेशोज़ दी हैं जिनको हमने देखना है कि कौन कौन सी रेशोज़ हैं जो हमारा इन्वेस्टर है वो हर वक्त अपनी नज़र के अंदर रखता है कि बिज़नेस की ये रेशोज़
कौन सी हो सकती हैं और कितनी इंक्रीज़ कर रही हैं या डिक्रीज़ कर रही हैं। और रेशो का बुनियादी मकसद भी ये होता है कि कंपनी का पता चले कि कंपनी में क्या इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, कि बिज़नेस कहाँ पे खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट रेशो हेल्प्स शेयर होल्डर असेस द रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। ये हमें इन्वेस्टमेंट रेशो हमें बताएंगे कि शेयर होल्डर के बिज़नेस के अंदर क्या रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले डिविडेंड पे आउट रेशो, डिविडेंड अनाउंस फॉर द ईयर, साल के दौरान जो डिविडेंड कंपनी अनाउंस करेगी उसको डिवाइड करेंगे अर्निंग फॉर द ईयर अवेलेबल फॉर डिविडेंड के नेट प्रॉफिट जो हुआ है उसको के ऊपर डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करके इसका आंसर परसेंटेज में निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट रेशो हमारे पास दी हुई है डिविडेंड कवरेज रेशो। तो डिविडेंड कवर रेशो का मतलब यह है कि अर्निंग फॉर द अवेलेबल फॉर द डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिविडेंड अनाउंस फॉर द ईयर्स। तो अगर आप देखें तो ऊपर वाली जो रेशो है डिविडेंड पे आउट रेशो, इसको रिवर्स किया गया, उलट किया गया है। यहाँ जो वहाँ पे ऊपर न्यूमिनेटर है उसको यहाँ दूसरी रेशो में डिनोमिनेटर बनाया जो गया, जो दूसरी रेशो में डिनोमिनेटर है उसको वहाँ पर दूसरी रेशो में न्यूमिनेटर बनाया गया है। ठीक है, तो ये डिविडेंड पे आउट रेशो डिविडेंड कवर रेशो दोनों अपोजिट एक दूसरे के हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है कि डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड के अंदर कितनी लचक पैदा हो सकती है। तो डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो हुआ क्या कि डिविडेंड जो आपने पर शेयर निकाला है उस पर शेयर को आपने मार्केट के साथ कंपेयर किया कि इस वक्त एक शेयर जो कंपनी में हम इस वक्त मार्केट में उसकी क्या प्राइस चल रही है और उसके ऊपर कितना मुनाफा मिल रहा है, तो ये डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो रेशो दी हुई है वो हमारे पास है कि अर्निंग पर रेशो। अर्निंग पर रेशो का मतलब है अर्निंग्स अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, जो हमारे पास नेट प्रॉफिट बचा हुआ है डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स के ऊपर, तो हमारे पास अर्निंग पर शेयर निकल आएगी। ठीक है, नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है EPE प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस से मुराद है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर और ई से मुराद है अर्निंग पर शेयर। तो ये हमारे पास 5 रेशोज़ हैं। इन रेशोज़ को आपने याद कर लेना और याद करने के बाद हम बस क्वेश्चन को अंदर पुट करते जाएंगे, हमारे आंसर भी निकलते जाएंगे और की फैक्टर फॉर इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टर रेशोज़ भी बनती जाएंगी और हमें एनालिसिस भी होता जाएगा कि बिज़नेस की इस वक्त क्या वर्थ चल रही है। तो इन 5 रेशोज़ को आप याद करेंगे, फिर आपके सवाल की समझ आएगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डाटा दिया हुआ है, लिखा हुआ है बुक एग्जाम्पल 6.1 अलेक्स पैलेस की एक डाटा दिया हुआ है। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट दी हुई है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमारे पास ये बैलेंस शीट दी हुई है 2017-2018 की। एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट हैं, टोटल एसेट हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ है और इक्विटी एंड लाइबिलिटी के नीचे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं जो हमारी इस 5 इन्वेस्टमेंट रेशोज़ के अंदर अब इस्तेमाल होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर इक्विटी दी हुई 0.5 ऑर्डिनरी शेयर्स, आपका एक शेयर इशारिया 5 का है और आपके पास इस वक्त जो लोगों के पास कैपिटल है वो 300 लीरा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 300 डिवाइड बाई 0.5 करेंगे तो हमारे पास 600 शेयर्स निकल आएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ शेयर्स 600 है। तो यहाँ पे लिखा हुआ नंबर ऑफ़ शेयर्स कैपिटल कितना है आपके पास 300 है, डिवाइड बाई पर शेयर्स प्राइस करेंगे 0.5। तो ये मैंने हल भी कर दिया है। तो आप कब देखें इस वक्त कंपनी के 600 शेयर्स जो इशू किए हुए हैं, ये नंबर ऑफ़ शेयर्स इशूड हैं जो हमें आगे सवाल में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने खुद ही हल निकाले हैं ताकि आपको पहले से भी निकाल के दिखा दिए जाएँ। नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल दिया हुआ है उसी में से एग्जांपल है, इसमें उसने बना के दिए इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट के बाद बना के दी हुई हैं कुछ नोट्स दिए हुए हैं, यानी कि एडजस्टमेंट दी हुई हैं। ठीक है, तो आप देखें सबसे पहले प्रॉफिट फॉर द ईयर्स 2017 में प्रॉफिट जो है आपके पास 165 है और 2018 में 11 है नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है डिविडेंड ऑफ $40 मिलियन हैज़ बीन पेड टू द शेयर होल्डर्स। 40 मिलियन का आपके पास डिविडेंड दिया जा रहा है कंपनी फॉर ईच ऑफ द ईयर, हर साल होगा, चाहे 2017 2018 $40 ही आपका डिविडेंड होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर 2.50 इन 2017 के लिए एंड 1.5 फॉर 2018 के लिए। ये हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है इसको आपने एक लाइदा कागज़ के ऊपर लिख लें ताकि आपको पता चले हमने कौन कौन सी चीज़ें इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें दरकार है ताकि इन्वेस्टमेंट रेशो निकाली जा सके। नेक्स्ट हमारे पास पहली इन्वेस्टमेंट रेशो दी हुई है डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड डिवाइडेड बाई अर्निंग्स मल्टीप्लाई बाई 100। अगर आपको याद हो तो हमारे पास जो डिविडेंड है वो 40 मिलियन था और हमने जो प्रॉफिट लिया था अर्निंग्स 165
और 2018 के लिए 11 थी। अगर आपको समय दोबारा देखना तो पीछे हम जाते हैं एक स्टेप पीछे, तो आप यहाँ पे देखें प्रॉफिट फॉर द ईयर 165 और 11 है, और इसी तरह डिविडेंड जो है वो $40 है। लिहाजा नेक्स्ट हम इसी रेशियो के अंदर डाटे को पुट करेंगे, हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो नीचे हमारे पास दिया हुआ है डिविडेंड पे आउट रेशियो का क्या मतलब है, ये कुछ हमारे पास आपने इसको पढ़ लेना है कि उसने हर एक रेशियो के बारे में इजाफा के साथ वजाहत के साथ बताया कि क्या क्या इसके बारे में हम मज़ीद मालूमात कर सकते हैं कि आपके बिज़नेस की इस वक्त जो है 2017 में 24% ऑफ अर्निंग पर पेड एज ए डिविडेंड, 24% आपने दिया हुआ है डिविडेंड की मद में, और 2018 में आपने 363 दिया हुआ है। ठीक है, तो कंपनी डिविडेंड स्ट्रेटजी दी हुई है, तो ये आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ ली। हमने यहाँ पर मालूम किया डिविडेंड पे आउट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रेशियो है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर। अगर आप देखें तो डिविडेंड पर शेयर की वैल्यू हमने अभी मालूम करनी है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं पीछे जा रहा हूँ, तो ये हमारे पास है तो डिविडेंड जो दिया हुआ है $14 मैं दिया है, द डिविडेंड ऑफ $40 बिलियन। इसको डिवाइड करेंगे आप नंबर ऑफ़ शेयर्स के ऊपर, तो आपके पास ये मैंने नीचे हल करके भी दिया हुआ है आपको, ये देखें जी, डिविडेंड पर शेयर डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ शेयर्स। डिविडेंड आपके पास जो था वो 40 मिलियन था और 600 शेयर्स थे, तो 0.0666 ये सारा उठा के आपने डिविडेंड पर शेयर जो है, ये वाली जो वैल्यू है डिविडेंड पर शेयर 0.0667, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगी दोनों साइडों पे, और नीचे आ जाएगा मार्केट प्राइस 2.5 थी और 1.5 थी। ये मैंने डाटा सारा हाईलाइट किया है क्वेश्चन के अंदर, वहीं से ही मैंने उठाया है, आप देख सकते हैं नीचे इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है मालूमात है वो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अर्निंग पर शेयर्स, तो आपके पास अर्निंग पर शेयर जो दी हुई है वो 165 प्रॉफिट 2017 में था और 2018 में आपके पास 11 था। इसको डिवाइड करेंगे 600 मिलियन, आपके पास नंबर ऑफ़ शेयर्स थे, ये हमने पीछे मालूम किए हैं। तो आप इस सारे डाटा को पढ़ेंगे तो आपके पास कुछ ये डाटा आ जाएगा। ठीक है, अर्निंग पर शेयर इस तरह हल हो जाएगी। नेक्स्ट है प्राइस अर्निंग रेशियो, तो मार्केट प्राइस भी दी हुई है और अर्निंग पर शेयर भी आपने मालूम अभी की है, तो ये सारा डाटा आप उसके अंदर पुट करेंगे, आपके आंसर्स आते जाएंगे। अब यहाँ पे उसने अलेक्सिस प्लेस की वैल्यू जो है ना वो चारों रेशियोज़ को इकट्ठा करके दे दिया, और नीचे एनालिसिस दे दिया कि हम किस तरह एक ये फैसला करेंगे कि हमारी इस कंपनी में इन्वेस्टर की क्या की फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पर वो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, आगे थिंकिंग स्ट्रेटजिकल है, शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, शेयर होल्डर को दो चीज़ों से वास्ता होता है, इंक्रीज इन डिविडेंड पेमेंट्स और इंक्रीज इन शेयर प्राइस भी बढ़ती रहे और डिविडेंड भी मिलता रहे। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट ये डाटा दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है इकोनॉमिक वैल्यू एडिड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाई कैपिटल इन्वेस्टेड। ये फार्मूला आपने याद करना है, तो आपको इकोनॉमिक वैल्यू एडिड का फार्मूला आप हल कर सकते हैं। इम्प्रूव इकोनॉमिक वैल्यू एडिड किस तरह इम्प्रूव करेंगे, तो ये तीन चीज़ों पे इजाफा फोकस करेंगे। इंक्रीज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, reducing capital invested by the using asset more efficiently, reduce the required rate of return for investor। तो ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 4, इसका डाटा किस बुक से लिया गया है उसके बारे में बताया गया है कि रीडिंग्स और आर्टिकल कौन सा हमारे दिया गया है वो आपने देख लेना है। वार्म अप एक्सरसाइज कह रहा है कि इस वीक में हमने जो पढ़ा है और नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे उसके बारे में बताया हुआ है। सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ आई होगी। जल्द आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।